everyone. In this video I will explain some rules regarding bail. It is most important topic under Criminal Procedure Code. Practical application भी इसकी आपको पता होना चाहिए एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेल बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो बेल को आप समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि CRPC में बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं. बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नहीं दी गई है. जब आप सेक्शन 2A देखेंगे तो आपको उसमें मेंशन किया गया है, आपको दिखेगा कि ऑल दोज ऑफेंसेस मेंशन अंडर शेड्यूल 1. शेड्यूल 1 में जो बेलेबल ऑफेंस बताए गए हैं वो बेलेबल हैं और जो बेलेबल नहीं हैं उनके अलावा सारे नॉन बेलेबल हैं. लेकिन इससे तो हमारी कोई डेफिनेशन क्लियर होती नहीं है. ये तो एक कैटेगराइज कर दिया है कि ये ऑफेंसेस जो हैं वो बेलेबल की कैटेगरी में आएंगे और ये ऑफेंसेस नॉन बेलेबल की कैटेगरी में आएंगे. लेकिन बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, ये बेल पर डिपेंड करता है. Bailable offenses are those offenses in which accused can claim bail as a matter of right. ये उसका अधिकार होता है, जो आरोपी होता है उसका ये अधिकार है कि वो बेल को अपने अधिकार स्वरूप मांग सके. अब आप 436 CRPC का देखिए, उसमें एक टर्म यूज है कि पुलिस ऑफिसर और कोर्ट शैल रिलीज. और 436 का जो सेक्शन है वो बेलेबल ऑफेंसेस में बेल की बात करता है. मतलब अगर कोई ऑफेंस बेलेबल है तो बेल क्लेम करना उस अक्यूज्ड का राइट है. जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जब हम देखते हैं 437, accused cannot claim bail as a matter of right. accused अधिकार स्वरूप नहीं कह सकता कि मुझे बेल मिलनी ही चाहिए, मुझे बेल पर छोड़िए, because it is the discretion of the court. Court may release such accused on bail or not. अब ये जो दो चीजें हमारे सामने आई कि बेलेबल ऑफेंस में एज अ मैटर ऑफ राइट वो क्लेम करेगा और नॉन बेलेबल ऑफेंस में एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकता, बल्कि कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा तो कोर्ट छोड़ेगी आफ्टर अप्लाइंग इट्स ओन जुडिशियल एप्टीट्यूड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द ऑफेंस, ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखकर कोर्ट चाहे तो रिलीज करे, चाहे तो ना रिलीज करे. लेकिन ऐसी कैटेगरी क्यों हमने बनाई, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या फिलॉसफी है बिहाइंड ग्रांटिंग बेल इन बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट डिस्क्रिशन अपना यूज करे और उसके बाद क्यों नॉन बेलेबल में आपने एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम करने का अधिकार क्यों नहीं दिया. तो इसके जो पीछे फिलॉसफी है उसको मैं ट्राई करती हूँ यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करने का. देखिए, बेल का ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि बेल क्यों ग्रांट की जाती है. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड ग्रांटिंग बेल. और अब जैसे कि जब तक आपको पता होगा कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का ये वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है, इट इज द वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ द क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस दैट एन अक्यूज्ड इज इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. जब तक कि अभियुक्त जो है, जिसके अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है, जिसके अगेंस्ट में चार्जेस लगे हैं, जब तक कि बियॉन्ड संदेह से परे जाकर प्रोसिक्यूशन ये साबित ना कर दे कि इस आरोपी ने ही अपराध कारित किया है, जब तक कि अक्यूज के अभियोजन क्रिमिनल प्रिंसिपल में क्या है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. अभियुक्त को यह साबित करना पड़ेगा कि इस आरोपी ने अपराध कारित किया है, तभी तो वो अपराधी होगा. उससे पहले तो वो बस अभियुक्त है, आरोपी है, जिसके ऊपर आरोप लगा है, जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं. अभी वो अपराधी नहीं है, अभी उसने
कोई अपराध कारित नहीं किया है, हम ऐसा मानेंगे। अब अगर उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, ये अभी साबित होना बाकी है पूरे ट्रायल के समय, तो क्या उसको आर्टिकल, अगर वो इनोसेंट है, इफ ही इज द इनोसेंट पर्सन विच इज द वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ द क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, देन क्या उसके आर्टिकल 21 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है, क्या उसके उन राइट का प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए? क्योंकि हर व्यक्ति को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इट इज द फंडामेंटल राइट। हर व्यक्ति को ये अधिकार है, तो क्या वो इनोसेंट है, उसके अधिकार नहीं है? भाई आर्टिकल 21 में आप पढ़ेंगे दैट राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कैन बी curtailed by the procedure of law, but that procedure must be just fair and reasonable. आप कुछ परिस्थितियों में इन अधिकारों का जो लिबर्टी दी गई है 21 में, कुछ ही सिचुएशन में उसको कर्टेल कर सकते हैं। अब हम यहां इसको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? भाई जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा और जब वो पुलिस कस्टडी में होगा, तो क्या उसकी लिबर्टी कर्टेल हो रही है या नहीं हो रही है? आर्टिकल 21 जो आपको राइट देता है वो आपकी लिबर्टी कर्टेल हो रही है। अब क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस कहता है कि इनोसेंट पर्सन है, तो क्या इनोसेंट पर्सन है तो क्या उसकी लिबर्टी को हमें इंश्योर नहीं करना चाहिए, प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए? क्या उस व्यक्ति को रिलीज नहीं करना चाहिए? अब उसको रिलीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि उसने ऑफेंस कैसा किया है। अगर उसने बेलेबल ऑफेंस किया है तो उसको रिलीज करना चाहिए। इसमें कोर्ट की डिस्क्रिशन की जरूरत नहीं है, ये लॉ ने ही निर्धारित कर दिया है कि यहां पर आप ना डिसाइड करें। ये लॉ ने ही डिसाइड कर दिया है कि यहां पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट प्रिवेल करेगा ओवर द सोसाइटल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट हिज राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, जो अक्यूज्ड का फंडामेंटल राइट है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे आप। यहां पर देखिए, जब भी कोई क्राइम होता है, क्राइम हम क्या मानते हैं? क्राइम इज अगेंस्ट द सोसाइटी। सिविल रॉन्ग, पर्सनल रॉन्ग हो सकता है, लेकिन क्राइम अगेंस्ट द होल सोसाइटी होता है। और इसीलिए क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का ये नियम है कि अक्यूज्ड को जब भी वो अपराध कारित करेगा, उसको क्या करना चाहिए? उसको अरेस्ट हम क्यों करते हैं? सो दैट हिज प्रेजेंस कैन बी इंश्योर एट द टाइम ऑफ ट्रायल। जब भी उसकी जरूरत पड़े, ट्रायल के समय वो प्रेजेंट हो, इसलिए अरेस्ट करते हैं। सो दैट इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो अपनी इन्वेस्टिगेशन इफेक्टिव कर पाए। सो दैट ही मे नॉट इन्फ्लुएंस द विटनेसेस और द एविडेंसेस। जो भी एविडेंस है उनके साथ छेड़खान ना कर पाए, इसलिए हम अरेस्ट करते हैं। सो दैट इफ ही फाउंड गिल्टी, ही मस्ट बी देयर फॉर द पर्पज ऑफ सेंटेंस। जो भी उसको सेंटेंस दिया गया है उसके लिए वो व्यक्ति वहां पर प्रेजेंट हो, इसके लिए हम अरेस्ट करते हैं, इसी के लिए वो डिटेन किया जाता है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि ऑफेंस का नेचर ग्रेव नहीं है, वो ऑफेंस कैसा है? बेलेबल ऑफेंस है, तो कोर्ट उसमें क्या करेगी? देखिए, जब भी ऑफेंस होगा कोई, मैंने बताया क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी कंसिडर किया जाता है, तो सोसाइटल इंटरेस्ट इस बात में छिपा होता है कि दैट पर्सन मस्ट बी अरेस्टेड, क्योंकि ये सोसाइटी के अगेंस्ट ऑफेंस है। तो एक तो उस अक्यूज्ड के पर्सनल राइट होंगे, आर्टिकल 21, 22 कि दैट पर्सन मस्ट बी रिलीज्ड, बेलेबल ऑफेंस है, छोड़ दिया जाए। ये नॉर्मल कोई भी उसने ऑफेंस किया है, अक्यूज के अपने पर्सनल राइट है आर्टिकल 21 में। और दूसरी तरफ सोसाइटल, एक तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड दूसरी तरफ कौन सा इंटरेस्ट आ रहा है? सोसाइटल इंटरेस्ट। क्योंकि ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी है, तो सोसाइटल इंटरेस्ट इस बात में है कि दैट पर्सन मस्ट बी बिहाइंड द बार। ये सोसाइटी में खुला ना घूमे। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये ऑफेंस दोबारा किसी और व्यक्ति के साथ कारित करेगा, हो सकता है यह छेड़खान कर सकता है साक्ष्यों के साथ में। तो सोसाइटल इंटरेस्ट इस बात में है कि दैट पर्सन मस्ट बी बिहाइंड द बार सो दैट इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन। और इंडिविजुअल इंटरेस्ट इस बात में है कि दैट पर्सन मस्ट बी सेट एट लिबर्टी, आर्टिकल 21। तो देखिए,
कोर्ट का काम क्या होता है, व्हाट इज द ड्यूटी एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग द बेल एप्लीकेशन? इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू बैलेंस those conflicting interest. Court will make a balance between the individual interest and the societal interest. जो उस अक्यूज्ड का, उस अभियुक्त व्यक्ति का व्यक्तिगत हित है कि मुझे छोड़ा जाए, और सोसाइटल सामाजिक हित इस बात में है कि उसको जेल में रखा जाए क्योंकि समाज को खतरा है। न्यायालय के काम यह है कि इन दोनों विरोधाभासी जो विपरीत हित हैं, इनके बीच में एक संतुलन बनाया जाए। Court will examine according to the fact and circumstances of the case, according to the nature and gravity of the offense. Court will make a balance and examine whether societal interest is more important in that particular case or individual interest is more important in that particular case. क्या वो सिचुएशन ऐसी है कि मैं व्यक्तिगत हित को सामाजिक हित के ऊपर मानूं? यदि ऐसी है तो बेल ग्रांट किया जाएगा। यदि सिचुएशन ऐसी है दैट सोसाइटल इंटरेस्ट मस्ट प्रिवेल ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, देन ऑब्वियस सी बात है कोर्ट विल नॉट ग्रांट द बेल। लेकिन ये एग्जामिनेशन और ये डिस्क्रिशन का एप्लीकेशन कोर्ट नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में करेगी, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं रखी गई है। 436 की लैंग्वेज अगर आप लोग पढ़ेंगे, इफ एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, इट मींस बेलेबल ऑफेंस। किसका अभियुक्त है वो? बेलेबल ऑफेंस का। एंड ही इज अरेस्टेड विदाउट द वारंट, उसको बिना वारंट अरेस्ट किया गया है, चाहे वह पुलिस कस्टडी में है, चाहे वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पुलिस ऑफिसर और कोर्ट शैल रिलीज हिम प्रोवाइडेड दैट ही फर्निशेस द बेल बॉन्ड। भाई आपको बेल बॉन्ड फर्निश करना पड़ेगा। लेकिन 2000, अब देखिए क्या हुआ कि कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं, हो सकता है वो व्यक्ति कैपेबल ना हो बेल बॉन्ड फर्निश करने के लिए, तो क्या हम उसको पड़ा रहने दें? क्योंकि जब तक बेल बॉन्ड फर्निश नहीं करेगा उसको रिलीज नहीं किया जाएगा 436 की लैंग्वेज के हिसाब से। तो 2005 में 436 में अमेंडमेंट किया गया और ये प्रोविजन लाया गया कि यदि कोई व्यक्ति बेलेबल ऑफेंस में, चूंकि उसका, भाई अब आप मानिए कोई भी अभियुक्त ऐसा हो सकता है, क्या कोई अक्यूज ऐसा हो सकता है कि जहां पर बेल पर छूटना उसका अधिकार है, फिर भी वो बेल पर नहीं छूट रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन है, 1 हफ्ते तक, अरेस्ट होने के दिन से 1 हफ्ते तक अगर उसने बेल के लिए अप्लाई नहीं किया, तो उसको कोर्ट इंडिजेंट पर्सन मानेगी। बहुत ही गरीब। इंडिजेंट पर्सन मतलब फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं है बेल बॉन्ड फर्निश करने के लिए। तो 2005 में हमने अमेंडमेंट लाके ये प्रावधान किया कि दैट पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन एग्जीक्यूटिंग पर्सनल बॉन्ड विदाउट श्योरिटी। आपको बेल बॉन्ड फर्निश नहीं करना पड़ेगा, पर्सनल बॉन्ड आप एग्जीक्यूट कर दीजिए विदाउट श्योरिटी एंड कोर्ट विल रिलीज। ठीक है, कोर्ट शैल रिलीज, शैल टर्म है, मतलब कोई डिस्क्रिशन नहीं है। बेलेबल ऑफेंस है तो आपको छूट नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या है, ये बेलेबल ऑफेंस उतने ग्रेव नहीं होते हैं, उतने गंभीर अपराध नहीं है, छोटे अपराध माने जाते हैं। तो माना जाता है कि इस सिचुएशन में पार्लियामेंट ने ही बैलेंस कर दिया है कि यहां पर हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, उसके फंडामेंटल राइट को प्रिवेल कर रहे हैं ओवर दी सोसाइटल राइट। हम इनको ज्यादा महत्व दे रहे हैं सामाजिक हित के ऊपर। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन आती है नॉन बेलेबल ऑफेंस की। देखिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस में का मतलब ये नहीं है कि आपको बेल पर नहीं छोड़ा जाएगा। 437 अगर आप देखिए, व्हेन बेल मे बी ग्रांटेड इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी बेल कब ग्रांट की जा सकती है। तो देखिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, नॉन बेलेबल ऑफेंस आर दोज ऑफेंस इन विच अक्यूज्ड कैन नॉट क्लेम बेल एज ए मैटर ऑफ राइट फ्रॉम द कोर्ट। अभियुक्त व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, ये जो अक्यूज्ड होने के नाते पुलिस ऑफिसर द्वारा जो व्यक्ति अरेस्ट किया गया है एंड
सेक्शन 57 में ये प्रावधान है कि दैट पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट विद इन 24 आवर फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट। जब भी वो अरेस्ट हुआ है उसके 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है। तो यदि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है देन दैट पर्सन कैन नॉट क्लेम बेल एज ए मैटर ऑफ राइट। आप केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट से कि हमें बेल दी जाए। अब जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोर्ट कब नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल ग्रांट करेगी। आपको कोर्ट के सामने ये साबित करना होगा, कोर्ट को ये बात के लिए सेटिस्फाई करना होगा कि इन दिस पर्टिकुलर केस इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ माय अक्यूज्ड, जो भी भाई बेल के लिए जा रहा है, जो भी वकील जाएंगे, कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस व्यक्ति के व्यक्तिगत हित जो कि 21 और 22 के अंतर्गत दिए गए हैं, 21 में जो फंडामेंटल राइट है वो अधिक महत्वपूर्ण है, एंड दैट इंडिविजुअल इंटरेस्ट विल प्रिवेल ओवर द सोसाइटल इंटरेस्ट। हम मानते हैं कि सोसाइटल इंटरेस्ट ये रिक्वायर करता है कि दैट पर्सन मस्ट बी बिहाइंड द बार, वो जेल में होना चाहिए। बट अब आप कोर्ट के सामने क्या क्या कह सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली दैट बैलेंस विल बी मेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। कोर्ट विल मेक अ बैलेंस, लेकिन आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा ना अपने तथ्यों के आधार पर। अब देखिए कौन कौन से वो तथ्य हो सकते हैं। यदि आप न्यायालय को इस बात के लिए सहमत करें कि कंडक्ट हमारे अक्यूज्ड का ऐसा है, कि इस बात के लिए सहमत करें कि दैट अक्यूज्ड विल नॉट रिपीट दैट ऑफेंस अगेन, ही विल नॉट इन्फ्लुएंस witnesses, he will not tamper with the evidences, इन साक्ष्यों के साथ किसी तरीके की छेड़खानी नहीं करेगा, गवाहों को किसी तरीके से दबाव नहीं डालेगा। Nature of the offense is not so grave that the basic fundamental right given under 21 can be curtailed। इतना गंभीर भी अपराध नहीं है कि ठीक है नॉन बेलेबल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसके जो 21 के अधिकार हैं उनको छीन लिया जाए। तो आपको अलग अलग साक्ष्य रखकर ये न्यायालय को भरोसा दिलाना होगा कि इंडिविजुअल राइट जो हमारे अक्यूज्ड के हैं, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट गिल्टी। आप ये तो साबित नहीं हो गया ना, केवल आरोप लगाने से तो ये साबित नहीं हो गया कि दैट पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस। उसको अभी डिफेंस लेना बाकी है, अभी पूरा ट्रायल बाकी है। हो सकता है ये इनोसेंट हो, और यदि ये इनोसेंट निकला तो इस बीच में जो आर्टिकल 21 में उसके फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, दैट पर्सन लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और वो भी विद रेपुटेशन, इज देयर एनी प्रोविजन टू कंपनसेट? क्या आप इस दौरान जो उसके व्यक्तिगत अधिकारों का हनन हुआ है, क्या उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है? तो इट्स अ टॉपिक ऑफ प्रेजेंटिंग हिज केस प्रॉपरली बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। आप कैसे न्यायालय को सहमत कराएं कि अभियुक्त व्यक्ति के अधिकारों को वरीयता दी जाए सामाजिक हितों के ऊपर? तो अल्टीमेटली मेरा बस कहने का यहां पर ऑब्जेक्ट यही था कि बेलेबल में तो एज अ मैटर ऑफ राइट आप क्लेम करिए, क्योंकि पार्लियामेंट ने ही एक बैलेंस बना दिया है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटल इंटरेस्ट। बट नॉन बेलेबल ऑफेंस में दैट बैलेंस विल बी मेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट, एंड आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, नेचर, ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। व्हाट इज द ग्रेविटी? जितना ग्रेव ऑफेंस होगा उतनी ही कम पॉसिबिलिटी बेल की होगी। इसको ध्यान रखिएगा, जितना गंभीर हो जाएगा अपराध उतने ही चांसेस आपके कम हो जाएंगे बेल के। अब ये उस वकील के ऊपर डिपेंड करता है वो अपने केस को कितनी बेहतर तरीके से न्यायालय के सामने रखता है बेल के लिए। ठीक, तो नेचर कैसा है, ग्रेविटी कैसी है, उस अभियुक्त का कंडक्ट कैसा है, वो कैसा व्यक्ति है समाज में, कितना पढ़ा लिखा, किस तरीके का उसका बिहेवियर है, क्या उसकी प्रीवियस हिस्ट्री कैसी है, किस तरीके का ऑफेंस है, क्या वो भाग सकता है यहां से छोड़ के बेल के बाद? क्योंकि बेल का ऑब्जेक्ट तो यही है कि ठीक है
कोई अगर ये गारंटी लेने को तैयार है कि ठीक है हम आर्टिकल 21 के तहत इनके अधिकारों को सुरक्षित रख रहे हैं, लेकिन कोई ये गारंटी लेने को तैयार है कि ही विल बी प्रेजेंट जब भी बुलाया जाएगा, जिस जगह पर बुलाया जाएगा, क्या वो उस जगह पर आने को तैयार है? यदि ये अभियुक्त अपराधी के रूप में पाया गया तो क्या यह व्यक्ति उस जो भी सेंटेंस दिया जाएगा उसके एग्जीक्यूशन के लिए यहां पर मौजूद होगा? इफ यस, देन कोर्ट मे ग्रांट बेल इन द बेलेबल ऑफेंस। देखिए, अभी बहुत सारी सिचुएशन है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी कब व्यक्ति कैन क्लेम बेल एज ए मैटर ऑफ राइट। इसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि जनरल रूल इज दैट कि नॉन बेलेबल ऑफेंस बेल कैन नॉट बी क्लेम एज ए मैटर ऑफ राइट, बट इन सम सिचुएशन even in non-bailable offenses accused can claim bail as a matter of right, that is default bail section 167। इसको हम लोग दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये बात ध्यान रखिएगा, बेल इज अ रूल, जेल इज एक्सेप्शन। आपको इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के आर्ग्यू करना है। जितने अच्छे से आप इन चीजों को कोर्ट को एक्सप्लेन कर ले जाएंगे, उतने ही आपकी बेल की ग्रांट करना ना करना, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन दैट पर्टिकुलर एडवोकेट कि आपने कितने अच्छे तरीके से अपने केस को प्रेजेंट किया है। इस पर बहुत अच्छे केस हैं बेलेबल ऑफेंस पे, मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें कहा यदि बेलेबल ऑफेंस है क्योंकि उसका मैटर एज अ मैटर ऑफ राइट ही कैन क्लेम बेल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जीक्यूट अगर बॉन्ड आप उसके पर्सनल बॉन्ड पर आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो आपने अब वो इंडिजेंट पर्सन है और आपने इतना हाई अमाउंट रख दिया, इस केस में यही था, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति इतने पैसे का बॉन्ड भर ही नहीं सकता और आपने उतना अमाउंट रख दिया, तो ये फिर आप 436 में जो लिखा है उसका वायलेशन कर रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर बेलेबल ऑफेंस में आपको बेल पर नहीं छोड़ा जाता है और फिर भी अगर आपको पुलिस स्टेशन में रखा है तो वो एक अपराध कर रहे हैं जिसको बोला जाता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, क्योंकि उनको आपको पुलिस स्टेशन में रखने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। आपका अधिकार है कि आप बेल पर छूटें। अगर आपको फिर भी पुलिस स्टेशन में रखा जाता है तो क्या कर रहे हैं, वो अपराध कर रहे हैं, कौन सा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का। थैंक यू सो मच।